नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजा विपक्ष, बोले 2024 में बनेगी इंडिया की सरकार। आपको बता दें शरद पवार के घर हुई ये चौथी बैठक। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कपिल सिब्बल का प्रधानमंत्री के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल प्रधानमंत्री के मन में असली बात क्या है वो बताएं जनता को कि वो इंडिया से डर रहे हैं या नहीं। आपको बता दें आजम खान के छापों को लेकर भी भड़के। वहीं पर दोस्तों आजम खान का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले कोई नई बात नहीं है, हमारे ऊपर 100 से ज्यादा मुकदमे कर दिए गए और हमारे घर पर भी रेड मारी गई है। दरअसल आपको बता दें आजम खान के कई ठिकानों पर 30 ठिकानों पर आईटी की रेड पड़ी, जिसके बाद आजम खान फिर बिखर गया योगी के ऊपर। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों बीजेपी की नेता चित्रा किशोर का विवादित बयान, पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे की तुलना की जोकर से, बताएंगे क्या कुछ बोला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों हिमाचल में और जम्मू कश्मीर में सेब के बागानों की हालत हुई गंभीर। प्रधानमंत्री आप समझिए अपने देश को राहत पैकेज देने के बजाय अमेरिका के किसानों को दे रहे हैं, बताएंगे क्यों भड़क गई है सुप्रीम कोर्ट। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर साधा निशाना, बोले घोसी की हार से बौखलाई हुई है जो है महाराष्ट्र की सरकार। जी योगी को जम कर लिया अखिलेश ने अपने निशाने पर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे राजस्थान इलेक्शन को लेकर हनुमान बेनीवाला के ऊपर जमकर भड़कते हुए हनुमान बेनीवाला ने जमकर जो है सचिन पायलट पर बोला हमला, बोले उनके पिता से है उनकी पहचान। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे संजय रावत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले बीजेपी नहीं चाहती थी कि अभिषेक बनर्जी महाराष्ट्र की मीटिंग में जो है शामिल हो। आपको बताते चले दरअसल अभिषेक बनर्जी शामिल नहीं हुए चौथी मीटिंग में क्योंकि उनको ईडी ने समन भेज दिया था, वो वहां हाजिर हुए। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों दरअसल आपको बताते चले कपिल सिब्बल ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला, बोले घोसी की हार का बदला ले रही है बीजेपी आजम खान से, उन्हीं वो विपक्ष को कुचल देना चाहती है। तो तमाम खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल फिर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले शरद पवार के घर हुई विपक्ष की चौथी बैठक में लिए गए बड़े फैसले। आपको बताते चले दोस्तों आज जो है यहाँ पर शरद पवार के घर पर कल रात को बैठक हुई। बैठक के दौरान जो है यहाँ पर विपक्ष ने अपने कई बड़े फैसले लिए हैं। आपको बताते चले हालांकि इसमें सीट शेयरिंग का मामला अभी सामने नहीं आया है, लेकिन दोस्तों ये बैठक बहुत ज्यादा अहम मानी जा रही है। आपको बता दें इसमें कई चेहरे थे जो शामिल हुए, कई ऐसे थे जो नहीं थे। आपको बता दूं ये चौथी बैठक थी। पहली बैठक जो है वो बिहार में हुई थी पटना में, उसके बाद दूसरी बैठक कर्नाटक में हुई थी, तीसरी बैठक महाराष्ट्र में हुई थी और अब ये चौथी बैठक हो रही है दिल्ली में। आपको बता दें चले चौथी बैठक में तमाम विपक्ष एकजुट हुआ और उसने आने वाली रैलियों को लेकर जो यहाँ पर डिस्कस किया है। दरअसल दोस्तों विपक्ष के पास दिन बहुत कम बचे, माना यह भी जा रहा है कि बीजेपी वक्त से पहले चुनाव करा सकती है क्योंकि ऐसे संकेत मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को हारने से डर लग रहा है, इसीलिए वो कई बड़े बदलाव ला सकती है चुनाव में भी और जो है चुनाव के समय में भी, यानी कि वक्त से पहले भी चुनाव हो सकता है। इसीलिए विपक्ष अपनी तैयारियों को पूरा कर लेना चाहता है। विपक्ष ने आपको बताते चले अपनी अगली बैठक की है। विपक्ष तैयारी कर रहा है कि फिलहाल आने वाले चुनाव में कहां कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। आपको बताते चले सीट में शेयरिंग की बात तो नहीं हुई, लेकिन हाँ इस मुद्दे को अब उठा दिया गया है। अब तय हो जाएगा कि कौन किस राज्य से चुनाव कितनी सीटों पर लड़ेगा। दरअसल आपको बता दें सीट शेयरिंग एक बड़ा मुद्दा भी है दोस्तों, क्योंकि यही मुद्दा है मेन जो ये तय करेगा कि किसकी सरकार बनेगी। क्योंकि जाहिर सी बात है 2024 में अगर विपक्ष को अपनी सरकार बनाना है तो उसे मजबूती से चुनाव लड़ना है और विपक्ष अपनी पूरी मेहनत कर रहा है। ऐसा नहीं है कि विपक्ष मेहनत नहीं कर रहा है, विपक्ष अपना 100% देने की कोशिश कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों 2024 का चुनाव दिलचस्प होगा क्योंकि इस बार विपक्ष ने एकजुटता दिखाकर बीजेपी को तो अधमरा कर ही दिया है, बस अब हराना बाकी है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आजम खान के घर पर पड़े छापे तो भड़क गए कपिल सिब्बल ने बीजेपी को जमकर घेरा। दरअसल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी हार का बदला
दो ही तरीके से लेती है। पहला, या तो वो सरकार गिरा देगी आपकी खरीद फरोख्त कर कर, और अगर सरकार गिराने की वो स्थिति में नहीं है, यानी कि वो कोई सत्ता में ही नहीं है, बस उसने जो है यहाँ पर कहीं चुनाव जीत लिया, तो फिर वो बीजेपी के पास प्लान बी रहता है जिसमें वो विपक्ष के नेताओं को परेशान करने लगती है हार के बाद। ये कह सकते हैं हम कि हार के बाद वो मारने लगती है। अब ऐसा ही कुछ हुआ है दोस्तों। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से फंसी तो है, लेकिन इसमें एक पेच और अड़ चुका है। दरअसल बीजेपी ने दोस्तों आजम खान के घर पर आईटी की रेड पड़वा दी। न सिर्फ घर पर बल्कि आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी समेत 30 ठिकानों पर आईटी के रेड पड़ी है। कपिल सिब्बल ने कहा कि पहले ही आजम खान के ऊपर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। सिब्बल ने कहा कि बीजेपी घोसी हार का बदला ले रही है, वो घोसी में चुनाव हार गए, इसलिए अब जो है यहाँ पर आजम खान के घर पर ईडी और सीबीआई के मतलब आईटी के छापे पड़ रहे हैं। आपको बताते चले, कपिल सिब्बल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश के विपक्ष को कुचल देना चाहती है, वो उनको कुचल के राजनीति में आगे बढ़ना चाहती है। आपको बताते चले, कपिल सिब्बल यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि हमने प्रधानमंत्री के मन की बात तो बहुत सुनी, लेकिन अब हम प्रधानमंत्री के मन की असली बात सुनना चाहते हैं कि उनके मन में चल क्या रहा है। दरअसल कपिल सिब्बल का कहना है कि बीजेपी इंडिया नाम से डरी हुई है। बीजेपी उसी दिन से डरी है जिस दिन राहुल गांधी ने यह ऐलान किया था कि विपक्ष के गठबंधन का नाम इंडिया होगा। बात सिर्फ इतनी सी होती तो समझ में आ जाता। इंडिया गठबंधन के नाम से बीजेपी को डर क्यों लग रहा है? क्योंकि बीजेपी को ऐसा लगता है कि इंडिया नाम जो है वो विपक्ष को चुनाव जिता सकता है। इसीलिए तो प्रधानमंत्री ने देश का नाम भारत भारत करना शुरू कर दिया। बीजेपी के नेताओं ने यह कहना शुरू कर दिया कि इंडिया तो छोड़िए, देश को भारत कहना शुरू कर दीजिए। यही नहीं, आरएसएस भी वही एजेंडा चलाने लगा जो बीजेपी चलाती है। जाहिर सी बात है, बाबा रामदेव हुए, मोहन भागवत हुए, आरएसएस के पूरे लोग हुए या बजरंग दल के लोग हुए, ये सब बीजेपी की ही बी टीम है दोस्तों, यानी कि बीजेपी के ही संगठन है, ये उनसे जुड़े हुए। आप देख लीजिए, कांग्रेस के पास कोई ऐसे संगठन नहीं है जो हिंदुत्व को बढ़ावा देते हो, लोगों को मारते पीटते हो। इसीलिए कांग्रेस एक देशभक्त पार्टी नजर आती है मुझे दोस्तों, और बीजेपी में मुझे जो यहाँ पर हिंसा को बढ़ावा देना वाली पार्टी है बीजेपी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए संजय रावत। बोले बीजेपी नहीं चाहती थी कि जो है अभिषेक बनर्जी हमारी बैठक में शामिल हो। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी मीटिंग में शामिल नहीं हुए, चौथी विपक्षी एकता की मीटिंग में, जिसके बाद संजय रावत बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गए। संजय रावत ने कहा कि फिलहाल बीजेपी अच्छे से जानती थी कि इस दिन हमारी चौथी मीटिंग और वो अभिषेक बनर्जी को आने नहीं देना चाहती थी। आपको बताते चले दोस्तों, यहाँ पर काफी कुछ बोला उन्होंने कि सरकार ये कर रही है वो, लेकिन एक चीज तो साफ हो जाती है कि विपक्ष के नेता दोस्तों जब भी कुछ करते हैं तो बीजेपी के पेट में दुखना शुरू हो जाता है। इसीलिए आपको बताते चले, ये मामला उठा। संजय रावत ने साफ कहा कि फिलहाल बीजेपी इंडिया नाम से डरी हुई है और वो विपक्ष को तोड़ना चाहती है। संजय रावत ने कहा कि फिलहाल बीजेपी नहीं चाहती थी कि अभिषेक बनर्जी इस मीटिंग में शामिल हो, इसलिए उनको ईडी में उलझा दिया। आपको बता दें, दरअसल अभिषेक बनर्जी की ईडी के सामने पेशी थी, जिसके बाद उन्हें ईडी के सामने जाना पड़ा। आपको बता दें, यही नहीं दोस्तों, बताया जा रहा है बीजेपी ने एक लिस्ट तैयार की है। अब तो नौकरशाहों को भी बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ उन्हें भी ईडी कभी भी उठाकर ले जा सकती है। पहले नौकरशाहों को ईडी उठा नहीं सकती थी, ईडी सीबीआई, लेकिन अब आपको बता दें इसमें काफी बदलाव किए गए हैं ईडी में। ऐसे में अब ईडी जिसको चाहे उसको उठा सकती है, बहुत पावर दे दी गई है। आपको बताते चले, इससे पहले भी सीबीआई और ईडी पर सवाल उठते रहे, लेकिन सवाल वही दोस्तों कि बीजेपी से लेकर तो बीजेपी के छुटभैया नेताओं तक हर कोई भारतीय जनता पार्टी की दोस्तों आलोचना करता है, और इसीलिए कहीं ना कहीं ये स्थिति पैदा हुई है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, आजम खान के ठिकानों पर पड़ी रेड तो भड़क गए अखिलेश यादव। अखिलेश ने बीजेपी को जमकर सुनाई खरी खोटी। दरअसल दोस्तों, जब से घोसी चुनाव जीता अखिलेश ने, तब से बीजेपी उनके खिलाफ हो रखी है। ऐसे में आपको बता दें, अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि आजम खान से घोसी की हार का बदला लिया जा रहा है। जब भी महाराज चुनाव हार जाते हैं तो महाराज को गर्मी चढ़ जाती है और वो बदला लेना शुरू कर देती है बीजेपी। आपको बताते चले दोस्तों, अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के बदले की कार्रवाई है ये। आजम खान साहब के कई ठिकानों पर रेड मारी जा रही है। उन्होंने कहा कि आजम खान के
कई ऐसे ठिकाने हैं जहां पर बीजेपी जो है वो रेड मार रही है। लेकिन सवाल वही है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इस वक्त सवाल खड़े हो रहे हैं और इसको लेकर दोस्तों एक समय भी बन गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री को तो ऐसा ही लगता है कि वो जो भी कर रहा है वो सही कर रहा है। लेकिन आपको बताते चले, अब वो हार का बदला जो है अखिलेश ने कहा कि हमारी पार्टी के लोगों से लिया जाएगा। दरअसल सवाल सिर्फ इतना सा नहीं है दोस्तों कि बीजेपी हार से डर गई है, सवाल तो ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों हार से इतना डर लगने लगा है कि अब बीजेपी जो है दोस्तों विपक्ष के नेताओं को फिर से टारगेट कर रही है। अभी घोसी में मिली करारी हार से बीजेपी पूरी तरीके से बौखलाई हुई है, इसीलिए अखिलेश यादव ने बीजेपी को जमकर घेरा। अखिलेश ने साफ कहा कि फिलहाल ये बीजेपी के बदले की कार्रवाई है, वो लगातार सपा को परेशान कर रही है। कभी सपा के नेताओं के घर पर ईडी आईटी के छापे पड़ने लगते हैं तो कभी उन्हें ईडी द्वारा डराया धमकाया जाता है। लेकिन दोस्तों आजम खान के 30 ठिकानों समेत उनके घर और यूनिवर्सिटी सब जगह पर जो है यहाँ पर रेड पड़ी है। और ऐसे में अब एक चीज तो साफ है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि बीजेपी इस वक्त लिस्ट से बाहर हो रही है जनता की। जनता आने वाले समय में बीजेपी को वोट नहीं देगी, इसीलिए अखिलेश ने कहा कि बीजेपी जो है बदले की कार्रवाइयां कर रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे सुप्रिया नेत, बीजेपी को दिखाया आईना। दरअसल दोस्तों सुप्रिया नेत एक कांग्रेस की ऐसी प्रवक्ता है जो जब वो बोलती है तो वाकई में सुनने में अच्छा लगता है, इसलिए लगता है क्योंकि वो सच्चाई को उठाती है। दरअसल सुप्रिया नेत का कहना है कि हमारे देश के जो दोस्तों सेबों के बागान थे हिमाचल में वो पूरे बर्बाद हो चुके हैं, और हिमाचल के साथ साथ कश्मीर में भी। उन्होंने कहा कि हमारे देश के सेबों के किसानों को जो है यहाँ पर राहत पैकेज देने के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशों में पैकेज बांट रहे हैं। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री जो है अमेरिका के किसानों को छूट दे रहा है, उन्हें सौगात दे रहा है, लेकिन हमारे देश का किसान मर रहा है, गरीबी में जी रहा है, तो प्रधानमंत्री को उसकी जरा सी चिंता नहीं है। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि पहली बार हुआ है, भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की चीजें करती है। और अब मैंने तो पहले भी कहा था कि बीजेपी जो है दोस्तों वो देश के लिए सिर्फ और सिर्फ मुश्किलें पैदा कर रही है और कुछ नहीं। अब जबकि ये सब कुछ हो रहा है, सरकार पर सवाल उठ गए बीजेपी पर दोस्तों, बीजेपी को इसका जवाब देना चाहिए। आज हमारे देश की स्थिति क्या है, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, इन मुद्दों से लड़ना चाहिए हमें, और इन मुद्दों से हम भागने का काम कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री चाहे कुछ भी करे दोस्तों, बीजेपी को तो एक यहाँ पर झटका लगने ही वाला, क्योंकि आने वाले समय में भाजपा की सरकार सत्ता से बाहर होगी और विपक्ष की सरकार आएगी। सरकार से बस एक ही सवाल है दोस्तों कि गरीबों की जो मुसीबतें वो और बढ़ा रही है। लेकिन आज हमारे देश के जो गरीब किसान है दोस्तों, उसका हाल क्या है ये देखा है सरकार ने। आप अमेरिका किसानों को राहत पैकेज दे देते हो, लेकिन हमारे देश के किसानों के लिए कुछ नहीं, बेचारों की। आप समझिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर की हालत तो पहले ही बेकार थी, अब हिमाचल की भी हो गई है, जिसके बाद मदद भी मांगी गई थी यहाँ पर। तो अब देखना होगा आगे क्या होता है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए। जी हाँ, आपको बताते संजय सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने बीजेपी को घेर लिया। संजय सिंह का कहना है कि विपक्षी एकता से बीजेपी डरी हुई है, चौथी बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। आपको बता दें संजय सिंह ने कहा कि जब जब विपक्ष की बैठक होती है तब तब बीजेपी के पेट में दुखने लगता है। लेकिन सवाल ये दोस्तों कि फिलहाल इस वक्त विपक्षी एकता को लेकर बीजेपी में भय है, और जब किसी में भय पैदा हो जाता है दोस्तों तो वो आप समझिए देश के उस लोकतंत्र को खत्म करने लगता है जिस लोकतंत्र के जरिए वो अब तक यहाँ पर था। लेकिन मैं ये सवाल आपसे क्यों बोल रहा हूँ, दरअसल दोस्तों आप भी अच्छे से जानते हैं कि बीजेपी देश में कौन सी राजनीति कर रही है, और इसको कहीं ना कहीं पूरा करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी दोस्तों जो है यहाँ पर सच बोलना शुरू कर दे। क्योंकि हम आपको बता दें इस वक्त विपक्ष गुस्से में है, और विपक्ष कहीं ना कहीं दोस्तों बीजेपी को रोकने की कोशिश कर रहा है। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी तो गई, और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ इनका वजूद भी चला जाएगा, क्योंकि 2024 जो है दोस्तों वो बीजेपी के लिए जो है यहाँ पर पूरी तरीके से बैड लक लेके आएगा। और इस सरकार के ऊपर संजय सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि फिलहाल जिस तरीके की घोटालेबाज ये सरकार है,
नंबर 1 की घोटाले। आपको बता दें संजय सिंह ने कहा कि जो लोग मंदिर की जमीन में भी घोटाला कर सकते हैं उनका कोई ईमान और धर्म नहीं होता। सिर्फ बीजेपी जो है हिंदुत्व का दिखावा करती है और इसके अलावा दोस्तों कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मुझे एक चीज समझ में आ गई है कि बीजेपी चाहे कुछ नहीं करे दोस्तों, लेकिन हमारे देश में जो सरकार चल रही है वो जरूर कुछ कर रही है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले आपके मंत्री दे रहे हैं लोगों को धमकियां। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले शेखावत जो है उन्होंने एक जनसभा की, उस जनसभा में उन्होंने कहा कि अगर किसी ने सनातन धर्म के बारे में बोला तो हम उसकी आंखें निकाल लेंगे, उसकी जीभ भी बाहर निकाल लेंगे। जिसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी का एक और काम शुरू हो गया है। अब बीजेपी खुलेआम लोगों को हिंसा करने की वो दे रही है परमिशन, या फिर यूं कहते कि पारित कर रही है एक बिल। दरअसल आपको बता दें ओवैसी ने इस बात पर भड़ास निकाली कि बीजेपी के नेता जो है दोस्तों शेखावत, वो खुलेआम लोगों से कह रहा है कि अगर सनातन धर्म पर किसी ने कुछ बोला या कुछ करा तो हम उसकी आंखें निकाल लेंगे, उसकी जीभ बाहर निकाल लेंगे। इसका मतलब तो यही हुआ कि आपके आसपास जितने भी लोग सभा में बैठे हुए हैं, आप एक तरीके से उनको आइडिया दे रहा हो, उनको सलाह दे रहा हो कि अगर कोई सनातन धर्म के बारे में कुछ बोले तो या तो उसकी जीभ भी निकाल लेना और उसकी आंखें भी निकाल लेना। आप समझिए दोस्तों ये लोग तो ऑर्डर दे ही देते हैं और क्राइम करने वाला क्राइम भी कर देता है, वो आराम से जेल में भी चला जाता है। आपको क्या लगता है दोस्तों इन लोगों को जेल जाने से डर नहीं लगता? इसलिए नहीं लगता दोस्तों, जेल जाने से सब डरते हैं, लेकिन इन्हें इसलिए डर नहीं लगता क्योंकि जेल में इनकी खातिरदारी होती है, इनके लिए अच्छा बढ़िया सा सब कुछ इंतजाम होता है वहां पर। इसीलिए तो बीजेपी के नेता बिल्कुल नहीं डरते। आप देख लीजिए जिसने अतीक और अशरफ को इनकाउंटर में उड़ा दिया, जिन दो गुंडों ने, वो आराम से सुरक्षित बैठे हुए हैं और उनको कौन बचा रहा है? उनको उत्तर प्रदेश की सरकार बचा रही है जिन्होंने इनकाउंटर करवाया है। आपको पता होगा सरकार पर आरोप लगे थे कि बीजेपी ने जानबूझकर अतीक अशरफ का एनकाउंटर कराया, और ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि अतीक और अशरफ को मारने वाले लोगों को किसने भेजा था। सरकार के पास भी दोस्तों कुछ ऐसे गुंडे होते हैं जो वक्त आने पर कुछ भी काम कर सकते हैं सरकार के लिए। आपको क्या लगता है जो फिल्मों में बताया जाता है वो सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है कि गुंडे पाल के रखती है सरकार, वो काल्पनिक नहीं है, उसमें सच्चाई है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर बरसते हुए नजर आए। आपको बताते चले दोस्तों प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल के लोगों की मदद नहीं कर रहा है, वो ले रहा है उनसे बदला। आपको बताते चले हिमाचल की हालत बहुत बेकार हो रखी है। पहले तो कुदरत की तबाही ने कई लोगों के घर बर्बाद कर दिए, घरों के साथ साथ दोस्तों वहां के जो सेबों के बागान थे वो भी उजड़ चुके हैं। ऐसे में प्रियंका गांधी ने कहा कि फिलहाल सरकार यहाँ के लोगों की मदद करना चाहिए सरकार को, और इस मदद से सरकार भाग रही है। प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारे देश का किसान हमारी जान है, हमारी शान है, और अगर दोस्तों ऐसे में हमारे देश के ही किसान को बर्बाद किया जाएगा तो खड़े खड़े तमाशा नहीं देखा जा सकता। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि क्या बीजेपी को नहीं पता इस वक्त देश में क्या हो रहा है, कैसे किसान जो दोस्तों एक के बाद एक आत्महत्याएं कर रहे हैं, उनके ऊपर कर्जा चलता चला जा रहा है, एमएसपी का सही दाम नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी चाहे कुछ भी कह ले, वो तो कुछ भी कहेगी दोस्तों। आप देख लीजिए मोहन भागवत इंडिया के बारे में टिप्पणी करते हैं लेकिन मीडिया से बड़ा चढ़ाकर बताती है, लेकिन मोहन भागवत है कौन? क्या वो इंडिया का हिस्सा है? नहीं, वो तो दोस्तों आप समझिए बीजेपी के एजेंडे पर काम करने वाले लोग हैं, तो उन्हें तो इंडिया बुरा लगेगा ही। जो लोग ये कहते हैं कि इंडिया को आज से भारत बुलाना शुरू कर दो, वो लोग बीजेपी का कितना बड़ा एजेंडा चला रहे हैं इससे आप वाकिफ हो सकते हो दोस्तों। मोहन भागवत के पेट में भी अचानक दर्द उठने लगा था, उन्होंने भी कह ही दिया, कह रहे भैया आप भारत कहना शुरू कर दो, इंडिया बंद कर दो। जैसे ही विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा तो आरएसएस के पेट में और बीजेपी के पेट में एक साथ दर्द उठा। इन दोनों के पेट में ऐसा दर्द उठा दोस्तों कि दोनों ने नाम बदलने की सलाह ही दे डाली। अब भाई ऐसे नेता होंगे, ऐसे लोग होंगे तो जाहिर सी बात है नाम बदलने की सलाह भी मिलेगी, लेकिन बीजेपी के नेता दोस्तों कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ वो इस तरीके की बातें कर सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी दोस्तों पूरी तरीके से फेल है। फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों अगर अच्छा लगे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए